चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्या देखना था हमें? राज्यों की स्थिति तो हम जान गए, अब संघ शासित प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं। आइए, ये हो गए, ये है 8 संघ शासित प्रदेश, वर्तमान के 8 संघ शासित प्रदेश। राजधानी कल पढ़े हो, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, कौन कौन सी? श्रीनगर और जम्मू। गर्मी में कौन सी? ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है ना, ग्रीष्म। ये शीतकालीन, ये शीतकालीन राजधानी। एकमात्र राज्य एक या संघ शासित प्रदेश हमारे यहाँ जहाँ 2 राजधानियाँ हैं। लद्दाख का लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। दिल्ली की चंडीगढ़, ये तो जानते हो आप। इसका दमन, इसका दमन। लक्षद्वीप का कावरत्ती, कावरत्ती। पुडुचेरी का पुडुचेरी। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये राजधानियाँ इनकी। अब आ जाते हैं हम विधानसभा या विधान पर। 28 राज्यों की स्थिति तो जान गए हम। विधानसभा, विधानमंडल सारे राज्यों में है, विधानमंडल सारे राज्यों में है, और विधानसभा भी सारे राज्यों में है, और राज्यपाल भी सारे राज्यों में है। बस अंतर कहाँ आ रहा है? विधान परिषद। विधान परिषद सारे राज्यों में नहीं है, वो केवल 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है, मतलब तीनों अंग हैं। बाकी 22 राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल। अब संघ शासित प्रदेशों की प्रदेश की स्थिति देखते हैं। अभी वर्तमान दशा में केवल दिल्ली है और पुडुचेरी है जहाँ पर विधानमंडल है, जहाँ विधानमंडल है, जहाँ विधानमंडल है। मतलब बाकी बचे 6 संघ शासित प्रदेशों में वहाँ विधानमंडल होता ही नहीं है ना। अच्छा, विधानमंडल है ये जान गए, तो फिर विधान परिषद वाली बात भी आ जाएगी। तो यहाँ की विधानमंडल में ये दोनों, यही 2 राज्य हैं जहाँ विधानमंडल है। एक तो विधानसभा होगी और दूसरा विधान परिषद तो होगी ही नहीं। और यहाँ पर होगा प्रशासक। कौन होगा? राज्यपाल की जगह यहाँ पर कौन होगा? प्रशासक। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, प्रशासक कहेंगे। सामान्य अवस्था में राज्य में आपने क्या देखा? राज्य में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है और राज्यपाल होता है। लेकिन संघ शासित प्रदेशों में आपके एक तो 6 में विधानमंडल है ही नहीं, 2 में विधानमंडल है, और उन 2 विधानमंडलों में विधानसभा तो होगी, जाहिर सी बात है। विधानसभा, जहाँ भी विधानमंडल है विधानसभा होगी जरूर, विधान परिषद जरूरी नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी संघ शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, केवल वो 6 राज्य हैं, ठीक। और अब राज्यपाल, राज्यों में आपने क्या देखा? किसका पद था? राज्यपाल का पद था। लेकिन संघ शासित प्रदेश में बिल्कुल उसी तरह का पद का नाम होता है प्रशासक। बता रहा हूँ, प्रशासक कहेंगे, क्योंकि अलग अलग संघ शासित प्रदेशों में ये जो प्रशासक है अलग अलग पद नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो कोई कन्फ्यूजन है आपको? राज्यों में विधानमंडल होती है, सारे राज्यों में है, ठीक। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद हो ये जरूरी नहीं। 6 राज्य हैं जहाँ तीनों अंग विद्यमान है, बाकी 22 राज्यों में केवल विधानसभा और राज्यपाल। अब संघ शासित प्रदेश में आते हैं। संघ शासित प्रदेश 8 हैं, और 8 में से केवल 2 संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल हैं, केवल 2, है ना। और वहाँ पर विधानसभा होगी और राज्यपाल की जगह क्या होगा? प्रशासक, ठीक। विधान परिषद किसी भी संघ शासित प्रदेश में है ही नहीं। क्लियर है? अब ये प्रशासक को देखो, प्रशासक इसलिए लिखा में क्योंकि अलग अलग संघ शासित, अच्छा प्रशासक हर उसमें होगा, है ना। अब देखो, जम्मू कश्मीर के प्रशासक को, लद्दाख के प्रशासक को, दिल्ली के प्रशासक को, पुडुचेरी के प्रशासक को, और अंडमान निकोबार के प्रशासक को। कौन कौन से? 1 2 3 4 और 5। इन 5 संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक का पद नाम है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल,
अंग्रेजी में आप इसी को स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट। वैसे हम लोग भारत में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, ऐसे वो जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ जोड़ दिया फॉइस, चंडीगढ़ गलती से जोड़ा है, चंडीगढ़ नहीं जोड़ना चाहिए। ये दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप में जो प्रशासक होता है, इसका पद नाम राज्यपाल का ही होता है। यहाँ राज्यपाल होता है, यहाँ जो प्रशासक होता है उसका पद नाम क्या है? राज्यपाल का। और चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर। चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर। क्लियर है? माइंड में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए और छप जाना चाहिए। सबसे पहले पूरे भारत के लिए जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? संसद। और उसी प्रकार से राज्य में एक संरचना होगी, उसको क्या कहेंगे? विधानमंडल। ठीक। अब भाई जिस राज्य का विधानमंडल उसका नाम ले लो आप, छत्तीसगढ़ विधानमंडल, हरियाणा विधानमंडल, मध्य प्रदेश विधानमंडल। संसद के 3 अंग होते ही हैं, है ना? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिसमें संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक। अब आ जाते हैं एक राज्य में आ जाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की संरचना राज्य में विधानमंडल कहलाती है। और विधानमंडल के 3 अंग हो सकते हैं, 3 अंग हो जरूरी नहीं। अगर 3 अंग होंगे तो क्या क्या होंगे? विधानसभा, लोकसभा की जगह राज्य में विधानसभा, जैसे ये देखो, लोकसभा की जगह राज्य में विधानसभा। जैसे राज्यसभा होता है केंद्र में भारत के लिए, उसी प्रकार राज्य में विधान परिषद। जैसे राष्ट्रपति का पद, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल का पद। ठीक। लेकिन अगर इन तीनों में कोई अंग अनुपस्थित हो सकता है राज्य में, तो वो कौन सा हो सकता है? विधान परिषद। तो विधान परिषद भारत में केवल संघ शासित प्रदेश और राज्यों में मिलाकर केवल 6 राज्यों में है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना। ठीक। अच्छा, अब संघ शासित प्रदेश में आते हैं। भाई संघ शासित प्रदेश में केवल 2 ही संघ शासित प्रदेश में विधानमंडल है। कौन कौन से? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक। अब दिल्ली और पुडुचेरी में सवाल विधान परिषद है क्या? नहीं है, वो तो कहीं नहीं है। किसी भी संघ शासित प्रदेश में जब विधानमंडल ही नहीं है तो विधान परिषद कैसे होगी? लेकिन 2 जगह है विधानमंडल, दिल्ली और पुडुचेरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वहाँ विधान परिषद है? नहीं है। तो भाई दिल्ली और पुडुचेरी के विधानमंडल में कौन कौन है? 2 अंग होंगे, एक विधानसभा और एक प्रशासक। प्रशासक इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि प्रशासक अलग अलग जगहों पर अलग अलग पदनाम से, अलग अलग संघ शासित प्रदेश में अलग अलग पदनाम से जाने जाते हैं। ठीक। तो प्रशासक, अब सारे संघ शासित प्रदेश में प्रशासक के रूप में कोई ना कोई रहेगा, भले विधानमंडल हो या ना हो। ठीक। बाकी बचे जो 6 संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ कोई विधानमंडल नहीं होगी, लेकिन एक प्रशासक होगा। अब प्रशासक 8 संघ शासित प्रदेश में होंगे, ये तो क्लियर है। क्लियर है नोनी? आधे पक्का? तोर हस्बैंड कसम है? अब नहीं बोला था? आधे। हाँ। तो अब 5 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों का पद नाम उपराज्यपाल है। कौन कौन से? ऊपर के देखो, एक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, 3 ऊपर है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली। देखो दिख रहा है? याद रहे? कहाँ चल दिस रहे? हाँ, ये देखो, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, ये 3 इधर देख लो। आप इस फिगर को याद रखना, कहीं कंफ्यूज नहीं होगी। ये देखो, ए 5, ये देखो, ये इधर के 3 छोड़ दो, है ना? ये 5, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान
पुडुचेरी, यहाँ प्रशासक उपराज्यपाल, यहाँ पर चीफ कमिश्नर, और दादर नगर हवेली लक्षद्वीप में जैसे राज्य में होता है वैसे ही राज्यपाल। क्लियर है यहाँ तक? चलो, हाँ भैया, संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। नया अभी ओपनिंग होने वाला है पार्लियामेंट, ठीक। अच्छा, अब यहां होते हैं सदस्य। ये अन्य, देखो यहां होते हैं सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं सदस्य, ठीक। अच्छा, इन दोनों को क्या कहा जाता है? निम्न सदन। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। लोअर हाउस कहते हैं निम्न सदन। और राज्यसभा और विधान परिषद को उच्च सदन। उच्च सदन, ये बस याद रखिएगा, निम्न सदन, उच्च सदन। अच्छा, लोकसभा में ये जो सदस्य होते हैं, चूंकि संसद के ही दोनों सदन हैं, तो दोनों सदनों के सदस्यों को अपन क्या कहेंगे? सांसद। क्या कहेंगे? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को हम कहते हैं सांसद। हिंदी में संसद के सदस्यों को सांसद, अंग्रेजी में संसद को कहते हैं पार्लियामेंट। तो इन दोनों सदनों के सदस्यों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। एमपी यहाँ होता है, पिक्चर उक्चर में सुने हो, मोर का एमपी है, वो यहाँ होता है, यहाँ का सदस्य होता है संसद के। या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होगा। अब भाई लेकिन बताना होगा कि भाई वो एमपी तो है, लेकिन किस सदन का है? तो हम बोल देंगे मोर काका एमपी लोकसभा है ना, और नहीं तो मोर बुआ एमपी राज्यसभा है, ऐसा बोलेंगे, ठीक। इधर देखो, ये जो विधानसभा है इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। और विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल, लेजिस्लेटिव। अच्छा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यहाँ भी सदस्य होंगे। यहाँ समीकरण थोड़ा विधानसभा के सदस्य को हम क्या कहेंगे? विधायक। क्या कहेंगे? विधायक। विधायक अंग्रेजी में कहते हैं इसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो एमएलए सुने होंगे बार बार, लेकिन शायद पता नहीं होगा कि एमएलए साला किसको बोलते हैं लोग। एमएलए असल में किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है। एमएलए हिंदी में विधायक बोलते हैं अपन, है ना, एमएलए। इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो इसको अपन बोलते हैं एमएलसी। लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ में विधान परिषद है नहीं तो हम लोगों ने ये सुना नहीं, ठीक, ओके। सामान्य तौर पर दोनों ही सदनों के सदस्यों को हम विधायक कह देते हैं, है ना, क्योंकि राज्य की विधायिका के ये दोनों सदन होते हैं और दोनों सदस्य हैं तो विधायक कह देते हैं, ठीक। अच्छा, ये स्थिति हो गई। अब भैया एक सवाल उठता है कि सदस्य लोकसभा में सदस्य होते हैं तो भैया लोकसभा में कितने सदस्य? तो दो आंकड़ा देखेंगे हम, एक वर्तमान की स्थिति देखेंगे और एक देखेंगे जो व्यवस्था है। 543 कितने सदस्य वर्तमान में लोकसभा में? अच्छा, एक सीट एक सदस्य, एक सीट एक सदस्य, मतलब लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 वर्तमान में। कितने सदस्य हो सकते हैं? 543। लेकिन अधिकतम सीटों की जो संख्या है वो 550 निर्धारित है। 550 कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। कब तक के लिए? 2000, मैं समझा रहा हूँ उसको, आ रहा हूँ, इधर आइए।
राज्यसभा में भी ऐसे ही 2 आंकड़े आएंगे। वर्तमान कितने सदस्य, 245, और अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निश्चित है, 25, 250। ये जो दोनों आंकड़े हैं, ये दोनों वास्तव में ये भी 2026 तक की स्थिति है। अभी देखो ये जो क्या बोलना चाह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की सीमा क्या निश्चित की गई है, 550। राज्यसभा की अधिकतम सीटों की सीमा क्या निश्चित की गई है, 250। कब तक के लिए, 2026 तक के लिए। तो ये व्यवस्था वास्तव में देखो, अगर आपसे कोई पूछे भैया कि लोकसभा और राज्यसभा में ये जो सीटों की संख्या आपको दिखाई दे रही है किस आधार पर निश्चित की गई है, तो आप कहोगे 1971 की जनगणना। किस आधार पर, 1971 की जनगणना। किस आधार पर इन सदनों की सीटें निश्चित की गई हैं। ये देखो ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ट्रायंगल बोले तो केवल ये 3। कब तक, 1971 की जनगणना। राज्य में जो विधानसभा होती है ना, उस विधानसभा, अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभा है, तो उन विधानसभाओं में सीट निश्चित की गई। जैसे छत्तीसगढ़ में 90 है ना। तो देखो असल में किसकी अपन सीटों का निर्धारण देख रहे हैं ना, सीटों का निर्धारण कहाँ की बात करेंगे सीटों के निर्धारण में। एक तो लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य में विधानसभा। राज्य में विधानसभा, विधान परिषद छोड़ दिया हो ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन तीनों सदनों की सीटों की संख्या वास्तव में जनसंख्या के आधार पर तय की गई। किसके आधार पर, जनसंख्या। और हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है ना। तो प्रत्येक 10 वर्ष में किस वर्ष की जनगणना के आधार पर, 1971 की जो भारत में जनगणना कराई गई उसके आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या निश्चित की गई है, राज्यसभा में और राज्य की विधानसभाओं। क्लियर है। कोई पीड़ा है किसी को, कोई दर्द है सीने में किसी को कोई दर्द हो रहा हो है? हाँ, चेंज कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 1971 की जनगणना पर इनकी सीटों की संख्या कब तक के लिए निश्चित की गई है, 2026। जो अंतिम सीमा है, सीटों की अंतिम सीमा कब तक के लिए है, वो 2026 के लिए। 2026 के बाद इसे परिवर्तित किया जा सकता है, बेस ईयर को 2011 भी किया जा सकता है, और पता चला कि 2025-50 तक के लिए, क्योंकि देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो लोकसभा में भी सदस्यों की आवश्यकता बढ़ेगी, राज्यसभा में बढ़ेगी, और राज्य की जनसंख्या बढ़ेगी, विधानसभा की सीटें वहाँ भी आवश्यकता बढ़ेगी। तो एक निश्चित समय के बाद संसद जो है एक बिल लाएगी, विधेयक लाएगी, समझ जाओगे विधेयक क्या बोल रहा हूँ मैं, लाएगी, पारित करेगी, और इस सीमा को बढ़ाकर 2050 कर सकती है, और नया बेस ईयर बना सकती है 2011 का जनगणना के आधार पर। समझ गए। अभी लेकिन वर्तमान में जो प्रावधान है उसके अनुसार इन तीनों सदनों की सीटों की संख्या किस वर्ष की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई है, कब तक के लिए, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन देखो ये तो जब भी किया गया निश्चित कर दिया गया, हम धीरे धीरे सीटें बढ़ा सकते हैं, है ना, बढ़ा भी रहे हैं। मतलब अभी अगर मान लो नेक्स्ट चुनाव हो तो संसद जो है एक प्रक्रिया द्वारा और सीटें बढ़ा सकती है। कितना, 7 सीटें और बढ़ा सकती है। अंतिम सीमा 550 रखी गई है ना, फिर 2026 के बाद उस पर फिर से विधेयक लाया जाएगा और सीटें बढ़ा सकती हैं भाई। अब 700-800 कर देंगे सीट, जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है 1971 के बाद से। 2011 की जनगणना के अनुसार 700 सीट लोकसभा की जा सकती है, और बोलेंगे कि 700 सीटें हैं, ये सीमा बना दी हमने, और 2050 तक के लिए फिर नई सीमा पैदा कर देंगे वो लोग। ठीक है, 26 तक ही क्यों बनाया था?
अभी बस 26 के बाद उसको और आगे बढ़ा सकते हैं चेंज करके। ठीक, अच्छा, फिर आपके मन में सवाल होगा कि मैं विधान परिषद छोड़ दिया। असल में किसी राज्य के विधान परिषद की जो सीटें होती हैं, जो विधान परिषद की सीटें होती हैं, है ना, विधान परिषद वास्तव में उस राज्य के विधानसभा पर निर्भर करता है ना, उस राज्य के विधानसभा पर निर्भर करता है। आ जाता हूँ डायग्राम में, समझाता हूँ। ठीक है, चलो ये चीज़ें समझ गए आप। मैं इसमें मुझे सफाई चाहिए थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये तो अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए मैं बताता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग पता लग जाए, एक चक्कर घूम लो। ये बेसिक चीज़ें हैं, किताब से पढ़कर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। चलो, तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की विधानसभा की सीटों का निर्धारण जान गए आप। ये जो विधान परिषद है, अच्छा चलो ये तो बता, क्लियर हो गया। पहले मैं केंद्र में रहता हूं, फिर यहां आता हूं। अब आप जान गए कि इन चारों सदनों में सदस्य होते हैं। सदस्य किसी सदन में कितने प्रकार के हो सकते हैं, ये भी सवाल है। सदस्य किसी सदन में सदस्य दो प्रकार के हो सकते हैं। सदस्य एक निर्वाचित, एक निर्वाचित और एक मनोनीत, दो प्रकार के सदस्य। निर्वाचित को मतलब चुना हुआ, जो चुना जाए, है ना, जो मतदान द्वारा चुना जाए वो निर्वाचित है। अब मनोनीत मतलब जिसे मन से सदस्य बना दिया जाए वो मनोनीत, समझ जाओ इसको। निर्वाचित, निर्वाचित भी सदस्य भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रत्यक्ष निर्वाचित, एक अप्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रत्यक्ष निर्वाचित, इसके उदाहरण दे देता हूं मैं आपको कि कहां कहां। तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कहां कहां होते हैं, एक तो लोकसभा में और एक विधानसभा में। एक विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य। और इन्हें क्यों बोला जा रहा है प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, मतलब आम जनता इन्हें मतदान कर चुनती है। आम जनता मतदान कर, आम जनता का मतदान होता है यहाँ। भाई लोकसभा चुनाव होगा, देखा होगा आपने, लोकसभा चुनाव होते हैं, आप सब लोग तैयार व्यार होके, है ना, बिना नहाए ब्रश किए जाते हो मतदान देने सवेरे सवेरे, है नहा जाते हो। सेल्फी जो नहीं बनाते, अब सेल्फी खींचने भी जाते हैं ना लोग, फिर फेसबुक में पोस्ट करें। ठीक है, नया अच्छा तरीका अपनाएं। अरे वैसे भी आज का युवा ऑब्सेस्ड है सेल्फी के लिए, कहीं भी जाता है साला 100 100 और पिकनिक चला गया तो 1,500 फोटो खींचना ही खींचना है। मेरी बाई खुद कहीं भी जाती है तो बस परेशान करती रहती है, ऐसे बना पोज बनाओ, वैसे पोज बनाओ। हाँ, तो सेल्फी वाला चलन जो है उसका चुनाव आयोग ने बढ़िया इस्तेमाल किया है कि चलो भाई युवा जो है कम से कम फेसबुक में सेल्फी लेने जाएंगे और ऐसे फिर पोस्ट करेंगे, लोग और जागरूक होंगे, प्रोत्साहित होंगे। चलो देखो, लोकसभा और विधानसभा में जो सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित में कैसे, प्रत्यक्ष निर्वाचित। प्रत्यक्ष निर्वाचित बोले तो जनता मतदान देती है और जो उसके बाद जिसे अधिक मतदान मिलता है, जिस उम्मीदवार को, वो चुन लिया जाता है, वो जीत जाता है चुनाव लोकसभा और विधानसभा का। समझ जाओगे, ये भी आगे समझोगे, मैं चुनाव तक करवाऊंगा इनका, अभी चुनाव आयोग की तरह, वो आगे समझ जाओगे ना कैसे चुने जाते हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ। सवाल अपने मन में अटकाओ मत, आगे बढ़ेंगे हम जान जाएंगे। ये बात तो जान गए आप।
प्रत्यक्ष निर्वाचित किसे कहेंगे? जिसे जनता मतदान कर चुनती है उसे प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य कहते हैं। और एक होते हैं मनोनीत। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्य में नहीं आए हैं ना अभी, ये तो बता दिया मैं आपको, यहाँ की विधानसभा भी है लेकिन राज्य। मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत सदस्य। ठीक, यहाँ क्लियर है? अब ये जो काम हो रहा है यही सदस्य यहाँ भी होंगे, राज्य विधानमंडल में भी आ जाओ, यहाँ भी 2 प्रकार के सदस्य होंगे, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित सदस्य कहाँ होंगे? ऊपर अगर लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं तो यहाँ विधानसभा में होंगे, और विधानसभा में निर्वाचित अगर होंगे तो फिर सवाल पैदा हो जाएगा, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। जनता मतदान करके चुनती है लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को, तो प्रत्यक्ष निर्वाचित हैं। ठीक है, ओके। अप्रत्यक्ष निर्वाचित देख लो कहाँ पर? राज्यसभा में। राज्यसभा और विधान परिषद, राज्य में विधान परिषद। अच्छा, राष्ट्रपति प्लस और कौन करेंगे? विधायक, राज्यपाल। जो काम केंद्र में मतलब पूरे भारत के लिए राष्ट्रपति करता है वही काम राज्य में कौन करता है? राज्यपाल। तो इन दोनों सदनों में अगर कोई मनोनीत सदस्य है तो उसे मनोनीत कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति। मतलब इस अपने मन से सदस्य, मतलब साइन किया वो सदस्य बन गए, कोई चुनाव में नहीं खड़े हुए, सीधे मन से सदस्य बन गए। ये क्लियर है मनोनीत का मतलब? बिल्कुल उसी प्रकार राज्य की विधानमंडल में भी 2 सदन हो सकते हैं। यहाँ भी सदस्य 2 प्रकार के, निर्वाचित और मनोनीत। विधानसभा में किस प्रकार के सदस्य होंगे? चुने गए निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचित में भी कौन से? प्रत्यक्ष होंगे। ओके। और यहाँ पर अगर कोई मनोनीत सदस्य होगा, कौन करेगा मनोनीत? यहाँ पर राज्य। जो काम यहाँ पर सेम चल रहा है। अब किसी भी सदन में निर्वाचित और मनोनीत हो सकते हैं ना, मैं बोला ना, तो निर्वाचित तो हम समझ गए। चलो अब लोकसभा की बात आते हैं। लोकसभा में लोकसभा में एक तो निर्वाचित सदस्य है ना, और एक वो भी प्रत्यक्ष, और एक मनोनीत की बात करेंगे अपन। तो मनोनीत सदस्य लोकसभा में नहीं, वर्तमान दशा में लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होंगे। मतलब लोकसभा के सारे सदस्य कैसे होंगे? निर्वाचित होंगे, और निर्वाचित में भी कैसे? प्रत्यक्ष। मैं समझा रहा हूं इसको। अब राज्यसभा में आते हैं। ये कचरा हो रहा है असल में, इसको हटा दूंगा। यहां तक क्लियर है ना? किसी को कोई शंका? कोई समस्या? अबे तो समस्या है तो तुम लोग आपस में काहे बड़बड़ाते हो जब समस्या नहीं है तो? आए? अरे अभी जो बता रहा हूं इसमें बताओ। ठीक, अबे हमेशा क्लियर होगा, अभी तो क्लियर है क्या मतलब है साला। चलो भैया, किसी भी सदन में 2 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं, मैं बता चुका हूं। एक निर्वाचित और एक मनोनीत, है ना। और निर्वाचित सदस्य यदि हैं तो फिर तय करना पड़ेगा कि भाई उस सदन में निर्वाचित प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष। तो लोकसभा में कैसे? प्रत्यक्ष। और मनोनीत का प्रावधान अभी नहीं। राज्यसभा में आ जाओ, यहां भी 2 प्रकार के सदस्य, निर्वाचित और मनोनीत। अच्छा, मनोनीत यहां पर अभी होंगे, यहां बिल्कुल होंगे, और निर्वाचित यहां पर कैसे? अप्रत्यक्ष। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचित किसको किसको
समझ में नहीं आया? अप्रत्यक्ष क्यों बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, देखो ये जो राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ना, असल में इनको विधानसभा के सदस्य वोट करके चुनते हैं। विधानसभा के सदस्य मतलब विधायक। जैसे राज्यसभा के, अगर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाने हैं तो वोटिंग बिल्कुल होगी, लेकिन वोट आम जनता नहीं करेगी। आम जनता ने विधानसभा चुनाव में विधायकों के लिए मतदान किया था, तो विधानसभा के सदस्य तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए थे। लेकिन जब राज्यसभा के चुनाव की बारी आई तो राज्यसभा के चुनाव में राज्य के जो विधायक हैं उन्होंने मतदान किया। मतलब जनता क्या सीधे मतदान कर रही है क्या इनको? नहीं, जनता ने मतदान करके विधायकों को चुना और विधायकों ने मतदान करके राज्यसभा के सदस्यों को चुना। इसीलिए राज्यसभा में किस प्रकार के निर्वाचित सदस्य होते हैं? अप्रत्यक्ष। ठीक, मनोनीत पे आ जाते हैं। लोकसभा में वर्तमान दशा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होगा। मतलब ये तय है कि सारे के सारे 543 सदस्य कैसे होंगे? अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए। आपको राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250, 245, 245। 12 सदस्य कैसे होंगे? मनोनीत होंगे। माइनस कर दो 245 से 12 को, 233 अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे। राज्यसभा में कितने सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे? 233। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होंगे? 12। मनोनीत करेगा कौन? राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति करेंगे। राज्यसभा में इन 12 सदस्यों को साइन करके सदस्य बना देंगे। कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति। तो अपन बाई ले पूछ के बनाई, काका कौन ले पूछ के बनाई? प्रधानमंत्री। अपन मन से नहीं कर सकेगा? अपन मन से नहीं कर सके? नहीं कर सके। उसका बारीकियां हम आगे देखेंगे। नहीं कर सके। राष्ट्रपति कहने को संविधान सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं, लेकिन वास्तविक जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास होती है ना। तो प्रधानमंत्री जिन 12 लोगों की सूची राष्ट्रपति को भेजेंगे, राष्ट्रपति को उन्हें मनोनीत करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये 12 सदस्य कैसे होंगे? क्या इनके 2 नाक, 2 पाँव, 2 आँख, नहीं 3 आँख, कुछ विशेष होगा? क्या ऐसा है? देश में जितने भी 2 नाक वाले व्यक्ति हैं उनको चुन के उनकी सूची बना के राष्ट्रपति को दे दी जाएगी। राष्ट्रपति उन्होंने मनोनीत। ऐसा नहीं है भाई। ये जो 12 व्यक्ति राज्यसभा में मनोनीत होंगे ये 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं। 4 है ना? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। हाँ, क्या बोला त्रेस? प्रथम महिला। तो जब महिला ही नहीं तो प्रथम महिला काहे बोले? तो साला क्या बात करता है बे? जब राष्ट्रपति में आएंगे ना तो मैं बताऊंगा प्रथम महिला होती है लेकिन प्रथम पुरुष नहीं होता, है ना। कि पता चला कोई फीमेल राष्ट्रपति तो उसके हस्बैंड को प्रथम पुरुष कहेंगे, नहीं ऐसा। आओ इधर आओ। देश में इन 4 क्षेत्रों से जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया हो, तो जो प्रधानमंत्री जिन 12 लोगों की सूची भेजेंगे वो इन क्षेत्रों से होने चाहिए। इन क्षेत्रों में बड़ा नाम कमाया हो, बड़ा उपलब्धि हासिल की हो, ऐसे 12 लोगों को इन 4 क्षेत्रों से मनोनीत किया जाएगा। याद रहना चाहिए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किन 4 क्षेत्रों से हो सकते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। ठीक, यही 4 क्षेत्र हैं। ठीक, इधर आ जाओ। कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर लोकसभा में तो पहले मनोनीत सदस्य होते थे, है ना? होते थे। और ये कौन होते थे जानते हो?
आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस पहले होते थे। आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं? जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और कोई एक यूरोपीय नागरिक हो, है ना। यूरोप जानते हो, यूरोप है ना, जहाँ DDLJ में सिमरन गई थी, सिमरन काजोल सेनोरिटा, है ना। फिर अमरीश पुरी का नाक कटा के आ गई थी ना। वास्तव में अगर आप माता पिता के संदर्भ में देखेंगे, माता पिता के संदर्भ में, तो माता पिता जो है वो कभी भी अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं, है ना। क्या होता है कि 18 साल 19 साल की लड़कियां वो सोचती हैं कि बहुत बुद्धिमान हो गई हैं, लेकिन बुद्धिमान होती नहीं हैं। आवेश में कौन है जानते हो? ये 11वीं 12वीं की, मैं तो देखता हूँ आजकल 9वीं 10वीं की लड़कियां ये जो है बॉयफ्रेंड लेके घूमती हैं, हैं? बहुत साल टेस्ट में कितना नंबर आए रे? कितना नंबर आए? आए नहीं क्या? पेनल्टी जमा किया कि नहीं किया ये बता। है? कौन नहीं दिया साला? कौन नहीं दिया पेनल्टी? मैं अभी सूची ले लूंगा, बैन कर दूंगा, कल क्लास में घुसने नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो ये ना, ये प्यार दोस्ती है, ये सब मूर्ख बनाने के तरीके हैं। बॉलीवुड का इम्पोर्टेड ड्रामा है, नहीं करना है ये सब, समझ रहे हो? ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं। तो अगर अपने माता पिता, कोई भी माता पिता नहीं चाहता, वो बॉलीवुड तुमको सिखाता है माता पिता जा बेटी बॉयफ्रेंड बना, ऐसा नहीं होता है ना। माता पिता को पता है कि ये मेरे औलाद हैं, वो 17 साल 18 साल, इनकी उतनी बुद्धि नहीं है, ये उस लायक नहीं है कि अपने लिए जीवन साथी चुन सकें, इसलिए मना करते हैं माता पिता। इसलिए माता पिता के विरुद्ध जाना नहीं चाहिए, है ना। ये सब गलतियां करके बैठा हूँ, इसलिए समझा सकता हूँ तुम लोगों को। हाँ, इधर आओ। आंग्ल भारतीय मतलब कौन? जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो और कोई एक यूरोपीय नागरिक हो। कोई उदाहरण याद आ रहा है? राहुल गांधी, यार मैं समझ रहा था राहुल गांधी मन में आएगा। राहुल गांधी के बाबूजी राजीव गांधी भारतीय नागरिक, माताश्री इटली की, यूरोपीय देश इटली की। तो आपको लगेगा राहुल गांधी आंग्ल भारतीय है, लेकिन राहुल गांधी आंग्ल भारतीय नहीं है। वो इसलिए, देखो सुनो, हमारे भारत में ऐसा प्रावधान है कि मान लो कोई विदेशी महिला किसी भारतीय पुरुष से विवाह करती है, तो वो यदि वो महिला चाहे तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उसका पति भारतीय है। तो शुरुआती 6-7 सालों में सोनिया गांधी ने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो है अप्लाई किया और उन्हें नागरिकता मिल गया, वो भारतीय नागरिक हैं। तो फिर राहुल गांधी आंग्ल भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो गए। लेकिन जो पौआ चढ़ा के आई, हाँ वो यहाँ लटका के पौआ, कैटरीना कैफ आंग्ल भारतीय है ना। उनके पिता जो है वो जम्मू कश्मीर के थे, भारतीय नागरिक, और माता ब्रिटेन की ब्रिटिश नागरिक, ठीक। तो जैसे भी हुआ होगा प्रेम, दोनों के बीच में प्रेम हो गया, और दोनों के बीच प्रेम हुआ, विवाह भी हो गया। अब ये बात अलग है कि वो जो प्रेम का जो उत्पाद है वो विवाह से पहले आया था कि बाद में आया, ये पता नहीं है, क्योंकि वहाँ बड़े जो कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर्स में आम बात है, पहले बच्चा हो जाता, बच्चा माता पिता का विवाह देखता है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे।
हमारे यहाँ साला पहले विवाह होता है फिर बच्चा होता है, वहाँ पहले हो जाता है। तो हो गया। अब माता जो है वो ब्रिटेन में रहती, पिता यहाँ रहते थे। तो ये जो वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, इनका प्रेम भी अजीब होता है। वो ब्रिटेन में ही रह रही, वो भारतीय नागरिकता चाहती नहीं उसकी, कैटरीना कैफ की माँ। चाहती तो मिल सकता था क्योंकि पति भारतीय नागरिक है, लेकिन चाहती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर भारत, आपको बताया था कल, अगर किसी ने भारत की नागरिकता ली तो वो तभी ले सकता है जब वो विदेशी नागरिकता त्यागेगा, और अगर किसी भारतीय ने विदेशी नागरिकता ली तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। लेकिन वो क्या चाहती, वो ये चाहती थी कि भैया अगर मैं भारतीय नागरिकता ले लूँगी तो ब्रिटेन में मुझे जो फ़ायदे मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे शायद, इसलिए वो उसने लिया ही नहीं। वो वहाँ रहती है, पतिदेव यहाँ रहते हैं, है ना। तो कभी कभी साल में एक आध सप्ताह के लिए जो है दोनों का मुलाकात हो जाए, उसी किसी एक मुलाकात में कैटरीना कैफ पैदा हो गई। हमारे यहाँ क्या होता है, पति पत्नी साथ रहते हैं ना, विवाह हो गया मतलब साथ रहेंगे, ठीक। तो कैटरीना कैफ यहाँ मनोनीत हो सकती थी, है ना। अभी लेकिन क्या हुआ कि पूरे भारत में ऐसे आंग्ल भारतीय बहुत कम हैं, है ना। मतलब इंटरनेशनल लव के उत्पाद, प्रोडक्ट, वही कह सकता हूँ ना, इंटरनेशनल प्रेम के उत्पाद ऐसे भारत में बहुत कम है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसको गौर किया, इस पर गौर किया और ये पाया कि देखो यार, एक तो आंग्ल भारतीय कम है, उसमें भी योग्य, जिन्हें लोकसभा में मनोनीत करवाया जा सके, ऐसे योग्य उम्मीदवार बहुत कम है। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना संविधान के इस प्रावधान को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं दूसरे एंगल में पहुँचता हूँ। देखो, आरक्षण की व्यवस्था, अगर आप बोलोगे केंद्र में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो सीटों का आरक्षण कहाँ कहाँ पर है? एक तो केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा होती, तो सीटों का आरक्षण केवल यहीं है। कहाँ है? निम्न सदन में है, मतलब लोकसभा और भारत में केंद्र में लोकसभा में सीटों का आरक्षण होता है और राज्य में विधानसभा। राज्यसभा और विधान परिषद में सीटों का आरक्षण नहीं है, ये बात स्पष्ट जान लो। फिर सीटों का आरक्षण किसको किसको, किस किस समुदाय को, बताओ। हाँ, मुझे पता था सब ऐसे ही बोलोगे, लेकिन केवल SC और ST, और कह सकते हो आप आंग्ल भारतीय। OBC और महिला अगर दिमाग में बैठा हुआ है तो निकाल दो। यहाँ OBC और महिला सीटों का आरक्षण नहीं है। OBC और महिला सीटों का आरक्षण आपको पंचायत और नगर पालिका चुनाव में होता है, यहाँ नहीं होता, ना तो विधानसभा में ना तो लोकसभा में, ठीक। तो सीटों का आरक्षण संसद के किस सदन में है? लोकसभा। और किसी राज्य के विधानमंडल में किस सदन में है? विधानसभा। किनको किन के लिए सीटें आरक्षित हैं? ठीक। अब ये जो आरक्षण की जो व्यवस्था थी, संविधान में ये प्रावधान स्थायी नहीं है। कैसा नहीं है? स्थायी नहीं है। तो संविधान के निर्माणकर्ताओं ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि प्रत्येक 10 वर्ष में, है ना, 10 वर्ष में संविधान में एक संशोधन किया जाएगा, एक संविधान संशोधन लाया जाएगा। 10 वर्ष में इसमें संविधान में संशोधन किया जाएगा और इनके आरक्षण की व्यवस्था को लोकसभा और राज्यसभा में अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, मतलब एक बार में जो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की जो व्यवस्था कितने वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है? 10 वर्ष। अभी फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तुम लोग आधा अधूरा ज्ञान सुनते होगे, आरक्षण 10 साल के लिए ही था, है ना। अगर ऐसा सुने होगे तो ऐसा नहीं है। आरक्षण हमेशा से अस्थायी था। आरक्षण को ऐसी व्यवस्था की गई कि भैया इन समुदाय, ये जो है SC और ST, इस वर्ग के लोगों के अधिकार छीने गए हैं हजारों वर्षों तक,
तो क्यों ना राजनीति में भी इनके लिए सीटें आरक्षित की जाएं, जिससे ये राजनीति में भी इस समुदाय का प्रतिनिधित्व हो। ठीक, लेकिन ये व्यवस्था, इस व्यवस्था को अस्थायी इसलिए रखा गया कि बोला गया कि जिस दिन इन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में आ जाएगा, उस दिन जो है संसद यदि चाहे तो इस व्यवस्था को डिसकंटिन्यू कर दे, संविधान में संशोधन कर अगले 10 वर्षों के लिए फिर से संविधान संशोधन करेगी ही नहीं, तो ये फिर से अगले 10 वर्षों के लिए लागू होगा नहीं। समझ गए ना? संसद अगर संविधान में संशोधन कर इसे 10 वर्षों के लिए लागू करेगी तभी लागू रहता है ये। फिर 10 वर्ष खत्म होने वाला होता है, फिर संसद क्या करती है, एक संविधान में संशोधन करती है और फिर से 10 वर्षों के लिए जारी रख देती। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या हुआ, कौन सा संविधान संशोधन लाया? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ, इसलिए 2020। ये सब समझोगे आप, अधिनियम क्या होता है, कैसे होता है, सब आप कल तक समझ जाओगे इसको, है ना। संसद ने संविधान में कौन से क्रम का संशोधन किया? 104 2020 में। एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था को लोकसभा और विधानसभा में अगले 10 वर्षों के लिए कायम रखा, 2030 तक बढ़ा दिया। लेकिन आंग्ल भारतीयों की ये जो व्यवस्था थी लोकसभा में, देखो यहाँ पर लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जा सकते थे और राज्य की विधानसभा में 1। इस व्यवस्था को डिसकंटिन्यू कर दिया, आगे बढ़ा ही नहीं अगले 10 वर्षों के लिए। मतलब वर्तमान स्थिति में ना तो लोकसभा में कोई आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जा सकता है और न ही राज्य की विधानसभा में। तो निम्न सदन में अभी कोई आंग्ल भारतीयों के लिए सीटें आरक्षित नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति यहाँ पर कोई सदस्य मनोनीत भी नहीं करते। तो पूरे के पूरे लोकसभा में पूरे के पूरे सदस्य निर्वाचित होते हैं, वो भी कैसे? अप्रत्यक्ष। विधानसभा में भी पूरे के पूरे सदस्य कैसे होते हैं? निर्वाचित होते हैं, वो भी कैसे? प्रत्यक्ष। लेकिन राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन वो आंग्ल भारतीय नहीं, वो देश में इन क्षेत्रों से उन जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इनसे जुड़े हुए 12 सदस्यों के नाम प्रधानमंत्री भेजते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उन्हें साइन करके सदस्य मनोनीत कर देते हैं। ठीक, तो चारों में से 3 होना जरूरी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई ऐसा नहीं कि जो चारों में से 3 होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के सदस्य थे, जानते हो? और अमिताभ बच्चन की एक्स वो एक्स नहीं है, रेहा। और देखो पता जी के अमिताभ बच्चन की एक्स रेखा है ना। जया बच्चन वर्तमान वाइफ है वो भाई। तो रेखा जो है वो राज्यसभा की सदस्य मनोनीत की गई थी। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने 2 लोगों को प्रधानमंत्री ने भेजा राष्ट्रपति को। तो 12 सदस्यों में 2 थे, एक सचिन तेंदुलकर और एक रेखा। रेखा जानते हो आप, कला के क्षेत्र से, कला में सब कुछ आता है, पेंटिंग, नाचना, गाना, मुजरा सब आता है। क्यों मुजरा डांस नहीं है? इन्हीं लोगों ने नहीं सुना? सैया इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। कौन थी इसमें ये गाने में कौन थी? मीना कुमारी दरवी। दारू पीती थी हमेशा, दारू के नशे में। हाँ मुजरा वही, ऐसे वो अगल बगल ऐसे फूल लपेट के पान चबाते हुए, हुक्का लेते हुए, नहीं देखे हो पिक्चरों में? हाँ ठीक। साहित्य। अब सचिन, अब ना भाजपा उस समय विपक्ष में थी, भाजपा थी विपक्ष में, उन्होंने उंगली उठा दिया कि भैया देखो कांग्रेस सचिन तेंदुलकर को मनोनीत करवा रही है राज्यसभा में,
और सचिन तेंदुलकर का राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनयन असंवैधानिक है। मतलब संविधान के अनुसार नहीं किया है, नहीं हुआ है। तर्क ये दिया गया कि सचिन तेंदुलकर ना तो इस क्षेत्र से है, ना तो इस क्षेत्र से, ना तो इस क्षेत्र से, ना तो इस क्षेत्र से। तो भाई संविधान में वो भाई वो खेल स्पोर्ट्स तो क्षेत्र है ही नहीं, और सचिन तेंदुलकर का मनोनयन गलत है, संविधान के विरुद्ध है। इस पर विवाद उठ गया। विवाद उठ गया तो राष्ट्रपति ने सफाई में जो कहा सचिन तेंदुलकर के मनोनयन के विषय में कि भैया वो व्यक्ति जो लाखों करोड़ों युवाओं को, न सिर्फ भारतीय युवाओं को प्रेरित करता हो बल्कि विदेशी युवाओं को भी प्रेरित करता हो, वो व्यक्ति क्या वो कार्य समाज सेवा से कम है? तो समाज सेवा की श्रेणी से जो सचिन तेंदुलकर के मनोनयन की पुष्टि की गई है ना। ध्यान रहे, कभी भी खेल नहीं है इस कोई क्षेत्र, यही 4 क्षेत्र हैं राज्यसभा में मनोनयन के लिए, खेल कभी नहीं जुड़ा है ना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? कोई शंका है नोनी? कैसे? देखो, सवाल पूछा करो है ना। वीडियो तुम मैसेज भी की नहीं की मेरे को कि सर वीडियो, अब मैं तो भुला गया है ना। तुम्हें 2 क्लास का वीडियो भेजना है, कहानी की तरह देखना है। तो सचिन सेवा कैसे किया सर, समझ नहीं आया। अबे तो साला जब मैं बोला तो समझ में आया क्योंकि तू वहाँ बिजी था। प्रेरित कर क्या बोले युवाओं को, लेकिन वो एक्चुअली अबे जो करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, हाँ, आदर्श, इंस्पिरेशन, तो फिर वो समाज सेवा अपने आप में एक समाज सेवा ही है। इस तरह से पुष्टि की गई है। ठीक, अभी अचानक से मतलब कोई खिलाड़ी को नहीं कर सकते जब तक स्पेशल टिप वो नहीं, नहीं, फिर वही तर्क दे दिया जाएगा, तर्क वही दे दिया जाएगा जैसे सहवाग, वो भी भाई लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत है, तर्क दे दिया जाएगा। और क्या? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई शंका, कोई पीड़ा, कोई दर्द आए? गायत्री आए? कैसे गोल्डी मसाले आता था ना पहले। आओ, क्लियर है? यहां तक क्लियर है। यहां की संरचना आप देखो, आप 543 और यहां कितने 245 ना। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 543। राज्यसभा में कितने? 245। विधानसभा में कितने? देखो विधानसभा में यहां पर 2 चीजें आपको देखनी होगी, एक अधिकतम सदस्य की सीमा और एक न्यूनतम, जबकि यहां न्यूनतम नहीं है ना। अधिकतम 500, न्यूनतम 60। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती? 500, और किसी राज्य में 60। ठीक, ये बात क्लियर है? राज्यसभा में 250 सीट है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 245 बोलते हो ना। 245 वर्तमान में, इतनी सीटें निश्चित है। अधिकतम सीटें जो निश्चित हैं 250 है। अच्छा, विधान परिषद में आ जाते हैं। विधान परिषद में भी अधिकतम और न्यूनतम। न्यूनतम 40। न्यूनतम कितना? 40। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ न्यूनतम सीटें या सदस्य कितने होने चाहिए? 40। अधिकतम, इसको ध्यान से सुनो। संबंधित राज्य के विधानसभा सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब मान लो जैसे
किसी राज्य में विधानसभा सीट 1971 की जनगणना के आधार पर 120 तय की गई है। कितनी है? 120 किसी राज्य की। उसका 1/3 कितना होगा? मतलब 40 ही उसकी अधिकतम विधान परिषद की सीट हो सकती है ना। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कितना सीट है विधानसभा के? 90। अगर मान लो छत्तीसगढ़ में विधान परिषद बनाना हो तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती? अबे 90 का 1/3 कितना होगा? 30। 30 ही है ना, 30 ही अधिकतम हो सकती है, जबकि न्यूनतम कितना होना चाहिए? समझ गया क्यों नहीं है? नोनी नहीं समझे? विधानसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकती है? 500 और न्यूनतम 60। अब विधान परिषद की बारी आती है। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या निश्चित की गई, राज्यसभा की सीटों की संख्या निश्चित की गई, और विधानसभा में भी कितनी सीटें होंगी राज्यों की विधानसभा में वो भी निश्चित किया गया। लेकिन मैं विधान परिषद छोड़ दिया था, है ना। वहाँ से मैं बोला था कि विधान परिषद की सीटें 1971 की जनगणना पर नहीं बोला था। विधान परिषद को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि किसी विधानसभा में किसी विधान परिषद में कितनी सीट होगी वास्तव में उस राज्य की विधानसभा सीट पर निर्भर करता है ना। उस राज्य की जितनी विधानसभा सीट उसको आवंटित की गई है 1971 की जनगणना पर, उसी आधार पर किसी राज्य में विधान परिषद की सीटों की संख्या निश्चित की जाएगी। तो जनगणना का आधार तो है ही नहीं। असल में विधान परिषद में कितनी सीटें होंगी ये बात तो उस राज्य की विधानसभा की सीट पर निर्भर करती है। 1971 की जनगणना पर उस राज्य को जितनी विधानसभा सीट मिली हुई है उस पर निर्भर कर रही है ना। न्यूनतम 40 किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो न्यूनतम सदस्य कितने? 40 होने चाहिए। लेकिन अधिकतम देखो क्या हो सकता है। किसी राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सीटों की संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। मान लो किसी राज्य की विधानसभा की सीट 140 है, 140 मान लो छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 140। अब मान लो छत्तीसगढ़ में परिषद बनता है, विधान परिषद बनता है, तो देखो अब बताओ अधिकतम कितनी सदस्य हो सकते हैं यहाँ? 140 का 1/3 निकालोगे, 140 का 1/3 है ना, तो कति का ही 43.33 ना आए, कितना आएगा? हाँ 46 पॉइंट, बस एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा बे? ये है, ये आएगा। मतलब ये जान गए हम कि इस राज्य में विधान परिषद की सीट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब अधिकतम सीट कितनी हो जाएगी? इतनी होगी। अबे सालों, किसी आदमी को दशमलव में कैसे काट दोगे? एक सीट का मतलब एक आदमी होता है ना। इससे अधिक राउंड फिगर में 47 कर दें क्या? क्यों सालों? अधिक नहीं हो सकती। ये क्या लिखा है? अधिक नहीं हो सकती। 46.66 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब कम करना पड़ेगा 46। राउंड फिगर करने के चक्कर में दशमलव आगे नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा नहीं हो सकता, तो कम राउंड फिगर में हो जाएगा फिर 6। मतलब उस राज्य में विधान परिषद की अधिकतम सीटें 46 इस तरह से निर्धारित होंगी। अभी समझो सुनो नहीं? और कोनो है? हाँ। अबे साला कहाँ गया रे? कहाँ गया साला? ये क्या है रे? किसी आशिकी उश्की में पड़ा हुआ है क्या वो लड़का? इतना समझा चुका हूँ साले को कि रेगुलर क्लास आया कर, सीरियस हो जाएगा। करना चाहता हूँ से नहीं कर पाओगे।
मैं सिर्फ इतना कहता हूं तुम लोगों को कि सामान्य रहे हो, कमज़ोर रहे हो, रेगुलर क्लास आओ, धीरे धीरे बदल जाओगे, सीरियस हो जाओगे। साला जब कोई क्लास ही रेगुलर नहीं आ रहा है, वो सप्ताह में मेरे को लगता नहीं है कि 2 या 3 दिन आता है वो मैक्सिमम, वो तो फिर भी कई सप्ताह गायब हो जाता है कि घर में साला बस बोल के रखा तैयारी कर रहा हूँ और यहाँ कुछ और कर रहा है? रुक साले को आज पकड़ता हूँ। हाँ, विधानसभा में मैक्सिमम 5 है, न्यूनतम 60 है, मगर कुछ राज्यों में तो 40-35 सीट है। ये संवैधानिक प्रावधान है। कुछ राज्य ऐसे हैं वहाँ अपवाद भी छोड़ा गया है। 60 लाख जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है, 60 लाख या उससे कम है, तो उनके लिए न्यूनतम सीटों की संख्या पर छूट दी गई है ना। क्योंकि भैया ये कल समझोगे इसको, जब मैं चुनाव करवाऊँ ना लोकसभा विधानसभा का, तभी क्लियर कर समझ जाओगे। आगे बताता मैं, ठीक। असल में प्रावधान यही है, देखो आधा अधूरा बोलने से क्या फ़ायदा है, समय हो गया, फिर मैं शुरू कर दूंगा तो रुकूंगा नहीं। विधानसभा में जो मनोनीत करते हैं वो राष्ट्रपति करेंगे। जो मनोनीत करते हैं वो राष्ट्रपति करेंगे और जो विधान परिषद में राज्यपाल करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो काम उधर हो रहा है वही काम इधर। हाँ बिल्कुल वही काम है, जैसे लोकसभा उधर जो काम कर रही है वही काम राज्य में कौन करेगा? विधानसभा। जो राज्यसभा कर रही है वही काम राज्य में विधान परिषद, जो राष्ट्रपति कर रहे हैं वो काम राज्यपाल करेगा।